इस 84 में क्या चक्र चला कि बीजेपी मुकाबले में आ गई। धरातल पे हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि भाई इस प्रकार का हमारे साथ झूठे वादे करके जाएंगे, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, बिंदी नहीं लगानी चाहिए, मांग नहीं भरना चाहिए, इस प्रकार के तो हिंदुत्व की पोषक भी है। तो ये मुद्दा अभी एक बार जनता के बीच में वापस चुनावी माहौल में जा रहे हो, क्या दिख रहा है? और उनके भ्रम जाल में आदिवासी फंस गया। आदिवासियों की सरकारी सुविधाएं मिलती है वो बंद होनी चाहिए। ये आदिवासियों को भी पत्थरबाज बनाया जा रहा है और वो राजकुमार। लेकिन बाप आने के बाद में, बीटीपी आने के बाद में एक उन्होंने माहौल बनाया कि आईपीसी हम पर लागू है। आदिवासी पार्टी वनवासी कल्याण परिषद पर भी सवाल उठा रही है। तो आदिवासी समाज के नाम से ये भी तो राजनीति कर रहे हैं कि हमारी जाजम, तो जाजम के लोग बाप का प्रचार क्यों करते हैं? कांग्रेस ने समर्थन एक तरीके से हमें ही दिया है बीजेपी की चुनौती से। लेकिन नुकसान तो उन्हीं का हुआ। वो एक तरह से मिट सी गई, पूरी तरह से तैयार थी, उनसे बातचीत चल रही थी, उनको आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं। राजस्थान चौक की ग्राउंड रिपोर्ट की चुनावी यात्रा अब आदिवासी अंचल में पहुंची है। यहां 84 और सेलुम्बर दो सीटें हैं जो आदिवासी प्रतिनिधित्व के लिहाज से और जनजाति बाहुल्य इलाके के लिहाज से अपना अहम स्थान रखती हैं। बीजेपी के हाथ 6 में से केवल एक सीट यहां सेलुम्बर थी और 6-1 का स्कोर बीजेपी ने बनाया हुआ था 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में। बीजेपी अब की बार 84 जीतने का भी दम भर रही है। तो जिनकी वजह से दम भरा जा रहा है, हमने सोचा उन्हें ही इस ग्राउंड यात्रा में पकड़ा जाए और बातचीत की जाए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, झाड़ोल से विधायक और आदिवासियों के नेता बाबूलाल खराड़ी हमारे साथ है। राजस्थान चौक पर स्वागत। धन्यवाद मित्रों। बाबूलाल जी, एक उम्मीद सी जगा दी है 84 में आपने, हालांकि बैठे सेलुम्बर में अभी, और हम 84 में मिलना चाह रहे थे, पता लगा चुनावी यात्रा का मिजाज जानने सेलुम्बर भी आ गए। तो पहले सोचा बात 84 की कर लेते हैं। इस 84 में क्या चक्र चला कि बीजेपी मुकाबले में आ गई? देखिए, जो सपने बता करके बीटीपी आई थी, फिर बाप बनी, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे और वो सपने आदिवासियों के पूरे नहीं हुए, कुछ क्षेत्रवासियों के पूरे नहीं हुए। उन्होंने सोचा था कि भाई ये नए लोग हैं, हमारा भला कर देंगे, हमारा बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा, सबको नौकरियां मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा। वैसा कुछ हुआ नहीं। मैं 84 में लगभग महीने भर से घूम रहा हूँ और घूमने का जब धरातल पर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि भाई इस प्रकार का हमारे साथ झूठे वादे करके जाएंगे। हमारा प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय है। हमारे शक्ति केंद्र पर पर भी हमारे एक टीम सक्रिय रूप से काम कर रही, मंडलों में कर रही है। ऐसी पूरी विधानसभा में हम लोगों ने एक अच्छी तरह से कार्यकर्ताओं में बहुत सक्रियता है और एक उठाव है और जनता 13 तारीख की इंतजार कर रही है, क्योंकि इन लोगों को जिस काम के लिए भेजा वो काम तो वो कर नहीं रहे हैं। अब उन्होंने दूसरा धंधा शुरू कर दिया, आदिवासी हिंदू नहीं है, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, बिंदी नहीं लगानी चाहिए, मांग नहीं भरना चाहिए, इस प्रकार की। तो लोगों ने कहा भाई हम अनादिकाल से हिंदू हैं, हमारे पुरखे यही करते थे, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। इस प्रकार का एक बहुत अच्छा माहौल बना है और निश्चित रूप से 84 विधानसभा हम जीतेंगे। इस इलाके में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है। हमारे राजस्थान चौक से स्नेह रखने वाले और इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी ने एक हाल ही में रिपोर्ट भी करी थी, जिसमें बताया गया था कि इस इलाके में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस विचार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो सनातन विचारधारा से जुड़ी हुई है, हिंदुत्व की पोषक भी है। तो ये मुद्दा अभी एक बार जनता के बीच में वापस चुनावी माहौल में जा रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है, ये देश भर की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिन लोगों की मंशा है कि हिंदुस्तान को फिर से हम एक पर वापस गुलाम बनाएं, फिर से हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करें, इस प्रकार की ताकतें यहाँ पर काम कर रही है। और वो आदिवासी भोला भाला है, वहाँ पे कई प्रकार की कमियाँ रही, तो वो लोग वहाँ घुस गए और वहाँ जाकर कभी शिक्षा के नाम से, चिकित्सा के नाम के, सेवा के नाम से और इस नाम से वो गए और उनके भ्रम जाल में आदिवासी फंस गया। तो उसको एक बहुत बड़े स्केल पर धर्मांतरण हुआ
अब हमारी इच्छा है कि जो धर्मांतरित लोग हो गए हैं उनको जो आदिवासियों की सरकारी सुविधाएं मिलती है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब अपनी आस्थाएं बदलता है, अपनी विचारधारा बदलता है, तो वो आदिवासी रहता नहीं है। और रहता नहीं है तो उसको जो आदिवासी को जो सुविधा मिलती है, नौकरी में मिलती है, अन्य अन्य सुविधाएं मिलती है, वो सारी बंद हो जानी चाहिए। ये हमारी मंशा है। और ये सरकार में आप करेंगे? निश्चित रूप से बहुत बड़े आंदोलन हुए और जिला मुख्यालय पर, संभाग मुख्यालय पर ज्ञापन हुए हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा है कि भाई इनको डीलिस्टिंग किया जाए। हमारी सरकार भी उस पर विचार कर रही है, क्योंकि भैया आखिर में अपनी आस्थाएं बदली, अपना विचारधारा बदली है, तो उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तो आने वाले समय में आपको पता लगेगा क्या करेगी सरकार। एक बयान आपका काफी चर्चा में रहा, हालांकि ऐसे बयान कश्मीर में आते हैं, पत्थरबाज वाला। आपने कहा कि आदिवासियों को भी पत्थरबाज बनाया जा रहा है और वो राजकुमार रोड पर। देखिए, ये बात सही है। आदिवासी किसी को छेड़ता तक नहीं, और कोई वस्तु भी पड़ी है तो वो उठाता नहीं था। लेकिन बाप आने के बाद में, बीटीपी आने के बाद में एक उन्होंने माहौल बनाया कि आईपीसी हम पर लागू नहीं होती है, हम पर देश का या प्रदेश का कोई कानून हम पर लागू नहीं होता है। तो उन युवा भ्रमित हो गया कि भाई हमारे खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है, तो हमें चाहे जो हम कर सकते हैं। इस भ्रम में युवा भड़क गया, और भड़का तो उस युवा को उन्होंने कुछ अच्छी मोटरसाइकिल, जो पावर मोटरसाइकिल है वैसी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई। वो हो सकता थोड़ा बहुत लोन के लिए कहा होगा, लोन ले लिया होगा, फिर किस्तें चुका नहीं पा रहे हैं, और उन बच्चों को कह दिया कि भाई तुम सड़कों पे लूटपाट करो और खाओ पियो मस्त रहो। तो बहुत बड़ी संख्या में जो कम पढ़ा लिखा युवा है वो भ्रमित हुआ, और भ्रमित होने के बाद में, शाम पड़ने के बाद में रोडों पे जा कर के पत्थरबाजी करता है और पत्थर बरसाता है, लूटने का काम धंधा करता है। तो वहाँ पर अधिकतर आने जाने वाला आदिवासी होता है। सामान्य बहुत कम रात को निकलता है, लेकिन परिस्थिति अनुसार वो भी जाता है। तो वहाँ पर उनसे पैसा वसूलने का काम, लूटने का काम करते हैं, पत्थर मारने का काम करते हैं। डूंगरपुर में ऐसी कई घटनाएं हुई। एक जोड़ा जा रहा था, छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा गोद में था, मोटरसाइकिल जा रहे थे, सामने से पत्थर मारा, उस बच्चे को लगा, बच्चे की डेथ हो गई। अब रहा सवाल ये कि इन्होंने भड़का तो दिया, जो लड़का अपराधी जगत में चला गया, उसका आदत बन गई कि मुझे लूट के खाना है, तो वो रोड पे आके लूटपाट करता है, पकड़ में आता, पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कार्रवाई होती है तो ये बाप वाले उनको छुड़ाने के लिए नहीं जाते, वो जिंदगी भर पैसियाँ करता रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना, और इशू बनने के बाद आज युवा भी सोचता है कि हमको गलत दिशा में धकेल दिया। आदिवासी पार्टी वनवासी कल्याण परिषद पर भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि वो कल्याण के तौर पर ही है, तो राजनीतिक तौर पर क्यों यहाँ विचार को प्रभावित। नहीं, वो ये कहते हैं तो आदिवासी समाज के नाम से ये भी तो राजनीति कर रहे हैं कि हमारी जाजम, तो जाजम के लोग बाप का प्रचार क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। वनवासी कल्याण परिषद समाज क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा को लेकर के, अन्य अन्य वो जनजाति का जो व्यक्ति है, जो गरीब तबके का, उसको चिकित्सा के नाम से, अन्य अन्य काम से वो उस क्षेत्र में जाता है और गरीब तबके को आगे बढ़ाने का काम करते हैं वनवासी कल्याण परिषद। उनका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि उनका कोई किसी प्रकार का वो किया जाए। वनवासी कल्याण परिषद बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा एक उसको कह सकते हैं हम कि आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लोकसभा में गठबंधन था, यहाँ कांग्रेस का अदृश्य था, दिखाई शायद आपको भी नहीं दिया हो, लेकिन अब बाप के प्रत्याशी कह रहे हैं कि ये जो उतारे हैं 84 और सैलुम्बर में, ये तो डमी है, कांग्रेस ने समर्थन एक तरीके से हमें ही दिया है, बीजेपी की चुनौती इससे बड़ी। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस को भ्रम था कि इनकी वजह से हम खड़े हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो उन्हीं का हुआ। वो एक तरह से मिट सी गई, और इस समय बाप पार्टी कांग्रेस से समझौता करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, उनसे बातचीत चल रही थी, उनको आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना, और कांग्रेस दोनों जगह चुनाव लड़ रही है। एक समय तो यही राजकुमार रोध कहते थे, कमल कांग्रेस की बात करते थे। जब इन्होंने समझौता किया तो कांग्रेस अच्छी हो गई,
तो दो प्रकार की बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस अपने बुद्धि पर लड़ रही है, वो अपने बुद्धि पर लड़ रहे हैं। जनता फैसला करेगी, निश्चित रूप से हम दोनों सीटें जीतेंगे। राजकुमार रोत ने कम उम्र में राजनीति में अलग तरीके का वर्चस्व बना दिया और हार जीत ही तय करती है कि नेता कौन है। आपने अपने सवाल तो चूंकि यूं कर लेते हैं कि आपने राजनीति में बाल सफेद कर लिए, उनके अभी काले हैं, लेकिन ये बढ़ता हुआ वर्चस्व इस अंचल में विकास को कितना प्रभावित कर रहा है, या आप माने कि चलो पार्टी नई आ गई है, सरकार का रुख है? देखिए, ये जाति के नाम से आ गए। ऐसा कहते हैं कि आंधी बात या तूफान की बातें चले गए, ये होगा। उन्होंने कहा कि भाई हम आपका भला करेंगे, आदिवासी का भला करना, आदिवासियों की पार्टी है। तो एक ये इशू ऐसा है कि जाति का बहुत ज़्यादा, तो वो एकदम प्रभावी होता है। और सारा का सारा आदिवासी सोचा कि भाई हाँ, ये हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी है, हमारा भला करेंगे। इस तरह से एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। लेकिन अब जितने ऊपर पहुंचे हैं, जितने जल्दी पहुंचे हैं, उतने ग्राफ नीचे भी आ रहा है। अब आदिवासी ने समझ लिया कि ये आदिवासी के नाम से केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं और कुर्सी की लालच में ये सारा कर रहे हैं। ये खेल कुर्सी का है, न आदिवासी का भला चाहते हैं, न कुछ नहीं। तो वो समझ गए चीज़। स्थानीय स्तर पर रोजगार बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर आदिवासियों को आजीविका मिले, और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि उनकी अस्मिता, उनका मान और उनका जो मूल ढांचा है, जो एक आवरण है या कहीं उनकी संस्कृति है, वो बनी रहे। बाबूलाल खराड़ी सरकार के कद्दावर मंत्री हैं और विभाग भी आपको इन्हीं के कल्याण का मिला हुआ है। तो बतौर मंत्री आप क्या मानते हैं कि ये चुनावी बात नहीं होगी, ये आपका विजन आगे तक का? देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएगी जाएगी। हमारी मंशा है कि आम आवाम जो गरीब का तबका है, उन लोगों को हमें ऊपर उठाने का हमारा लक्ष्य, उसको हम पूरा करें। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, एक एक योजना गरीब कल्याण की बना करके गरीब को ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। हमारा सपना है, और हमारे जो संस्थापक जो लोग थे, उन्होंने अपने संविधान में और अपने विचारधारा में ये था कि हम अंतिम व्यक्ति बैठा है उसका उदय होना चाहिए, उसको ला करके बराबर की श्रेणी में लाएंगे, तभी समाज और देश का भला होगा। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाप पार्टी ने कहा कि हम सबको रोजगार देंगे, आज भी एक को रोजगार नहीं दिया। वहाँ पर जो माइनिंग क्षेत्र था, माइन से चलती थी, उनको डरा धमका करके माइन से बंद करा दी तो हजारों लोग बेरोजगार हो गए। तो हमारी मंशा ये है कि मैं जनजाति विभाग का मंत्री हूँ और इसी विभाग के लिए पैसा मुझे मिलता है, तो निश्चित रूप से उन गरीब तबके के लिए क्या हो सकता है उसको ऊपर उठाने, वैसा सारा प्रयास करेंगे। हमने एक जिला एक उद्योग, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उनकी कल्पना है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी हम एक ऐसा उद्योग स्थापित करें ताकि वो जो बाहर मजदूर जाता है वो न जाए, वहीं पर रोजगार मिले। ऐसा हमारे मंशा है, तो उसको बहुत जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, आपकी पार्टी से नहीं, आदिवासी पार्टी वाला ले लेते हैं। कहा गया कि आदिवासी पार्टी राजनीति के लिए नहीं, कल्याण के आई है, पद का मोह नहीं है। बीटीपी टूटकर बाप पार्टी बनी भी इसीलिए थी, लेकिन अब विद्रोह की चिंगारी बेहद शॉर्ट समय में आ गई, कम ही समय हुआ है, और इसका लाभ अब की बार चुनावी तौर पर अन्य पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात कर लूं तो मिलने की संभावना है। इस बाप पार्टी में आंतरिक विद्रोह पर बाबूलाल खराड़ी जी, इस क्षेत्र के जनजाति नेता का क्या? देखिए, ये बात सही है कि जब बीटीपी बनी थी तो इनका सिद्धांत था, इनका संविधान कहता था कि एक व्यक्ति एक बार ही चुनाव लड़ेगा। और जब वो सिद्धांत था, इन्होंने देखा कि हम दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये बाप लेके आए। अब बाप लेके आए तो इनकी अपेक्षा क्या है? सत्ता प्राप्त करना है, लोगों की सेवा करना तो है नहीं है। और राजकुमार जी को आप देखेंगे, अगर जनता की सेवा करना चाहते थे, जनता का भला करना चाहते थे, अगर आदिवासी की भलाई चाहते थे, तो उसका कितना परिवर्तन हुआ आपने भी देखा है। मैं 4 बार का एमएलए हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, मैं इतना कर नहीं पाया हूँ, लेकिन 5 साल में उसने करोड़पति बन गया। कौन से खेत में नोटों की खेती की, ये बता दे राजकुमार जी। उनके एक हवा महल बन गया करोड़ों रुपए का, माइन से खरीद ली, होटलें खरीद ली, जयपुर में मकान है। इतना सारा कहाँ से हुआ वो बताए। सब आदिवासी की बात करता है तो ये तो बताए, बोलता नहीं, क्योंकि उसने आदिवासी के नाम ने लूटने का धंधा कर लिया।
7 में से कितनी सीटें इस बार मानेंगे, क्योंकि आपकी 7 में से एक? देखिए 7 में से 7 ही जीतेंगे हम लोग। बिल्कुल आपने देखा होगा उधर जयपुर साइड की हमारी सीटें हैं, अब उनका माहौल अलग तरह का बन गया है और कांग्रेस भयभीत हो रही है कि भाई क्या होगा, हमारा कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। और सब जगह ये हो रहा, आज यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, अब सब जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ लगता नहीं है कुछ हाथ लगने वाला है। निश्चित रूप से हम 7 सीटें जीतेंगे। तो और ये थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, और इस इलाके में अपना एक वजूद रखते हैं, लोगों की सेवा से जुटे हुए हैं और एक अपनी सादगी पसंद व्यक्तित्व के तौर पर राजनीति कर रहे हैं। खैर, राजनीतिक मुलाकातों के बीच में बेहद चर्चा में ये इंटरव्यू रहा, और बीजेपी की तो पसंद भी होती है, यानी पीएम मोदी से जुड़ी हुई चाय वो भी आ गई है। खैर, चाय पर चर्चा करने के लिए कार्यकर्ता के घर आए हैं, और बीजेपी का यह विचार ही कार्यकर्ता के घर एक चाय की चुस्की ही उनकी जड़ें मजबूत कर रहा है। खैर, चुनावी बिसात में बहुत कुछ होगा, लेकिन राजस्थान चौक की अपील है, 13 नवंबर मतदान का दिन है, मतदान अवश्य कीजिएगा और अपने हितों की आवाज उठाते रहिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा और मेरे सेलुम्बर के सहयोगी देवानंद जी के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, सेलुम्बर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।